एक लड़का है, एक लड़की है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। परिवार भी खुश है, बात शादी तक पहुंच चुकी है। लेकिन तभी किसी ने कुंडली देखकर कहा, रुकिए, लड़का मांगलिक है और लड़की नॉन मांगलिक है, या लड़की मांगलिक है और लड़का नॉन मांगलिक है। और बस जो रिश्ता कल तक लगभग तय माना जा रहा था, आज सवालों के घेरे में आ गया। घर में एक ही चर्चा, क्या यह शादी हो सकती है? लेकिन यहां एक सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कई रिश्ते मांगलिक योग की वजह से नहीं टूटते, वे अधूरी जानकारी की वजह से टूटते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी लाइन बताऊंगा जो इस पूरे विषय को हमेशा के लिए आसान बना देगी। लेकिन उस लाइन तक पहुंचने से पहले हमें एक बहुत बड़ी गलत फहमी को समझना होगा, क्योंकि अगर केवल मांगलिक और नॉन मांगलिक होने से ही शादी का भविष्य तय होता तो लाखों मांगलिक लोग खुशहाल शादीशुदा जीवन कैसे जी रहे हैं, और नॉन मांगलिक होने के बावजूद कुछ लोगों की शादी में संघर्ष क्यों है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज हम खोजेंगे। एक पेन और कागज पास रख लीजिए, क्योंकि आज की चर्चा सिर्फ जानकारी नहीं, समझ देने वाली है। और अगर मैं थोड़ा धीमा लगूं तो वीडियो 1.25x पर देख सकते हैं, लेकिन कोई भी भाग छोड़िएगा मत, क्योंकि हर अगला भाग पिछले भाग पर आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं, आखिर यह मांगलिक योग होता क्या है। सबसे पहले एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। मैं इस पूरे वीडियो में मांगलिक दोष शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, मैं मांगलिक योग शब्द का उपयोग करूंगा। और इसके पीछे कारण है। ज्योतिष में जब किसी ग्रह की विशेष स्थिति से कोई परिणाम बनता है तो उसे योग कहा जाता है। राजयोग, धन योग, गज केसरी योग और उसी प्रकार मांगलिक योग। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मांगलिक योग बनते ही व्यक्ति का जीवन समस्याओं से भर जाएगा। यहीं पर ज़्यादातर लोग पहली गलती कर देते हैं। जैसे ही किसी ने कहा आप मांगलिक हैं, बस निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। लेकिन ज्योतिष इतनी सरल नहीं है। अब समझते हैं कि मांगलिक योग बनता कैसे है। मंगल ग्रह ऊर्जा का ग्रह है, साहस का ग्रह है, निर्णय लेने की शक्ति का ग्रह है। यह व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। लेकिन यही मंगल कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा अधीर, थोड़ा जल्दबाज या अपनी बात पर अड़े रहने वाला भी बना सकता है। अब एक बात सोचिए, शादी केवल प्रेम का नाम नहीं है। शादी में धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, संतुलन चाहिए, और कई बार अपनी बात छोड़कर दूसरों की बात मानने की क्षमता भी चाहिए। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने यह समझने का प्रयास किया कि मंगल ग्रह की यह अतिरिक्त ऊर्जा विवाह को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। और यहीं से मांगलिक योग की अवधारणा सामने आती है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या केवल मंगल ग्रह ही तय करता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? अगर आपका उत्तर हाँ है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, पिछले 27 वर्षों में 40,000 से अधिक कुंडलियों का अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला। लेकिन जितनी अधिक कुंडलियाँ देखता हूँ उतना ही महसूस करता हूँ कि हर कुंडली कुछ नया सिखाती है। मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता, मैं एक्सपर्ट इन प्रोग्रेस हूँ, क्योंकि सीखना आज भी जारी है। और मेरे अनुभव में मांगलिक योग को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी अभी सामने आने वाली है। मांगलिक हैं मतलब शादी नहीं हो सकती। यही वह वाक्य है जिसने हजारों परिवारों में डर पैदा किया है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे सामने दो कुंडलियां रखी है। पहले व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग है, दूसरे व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग नहीं है।
अब अगर मैं केवल इतना देखकर कह दूं कि दूसरे व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी निश्चित रूप से बेहतर होगी, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे पूरी कुंडली को एक तरफ रख देते हैं और केवल एक शब्द पकड़ लेते हैं, मांगलिक। लेकिन शादी का विषय इतना सरल नहीं है। सोचिए, अगर केवल मांगलिक या नॉन मांगलिक होने से ही सब तय हो जाता तो हर मांगलिक व्यक्ति की शादी में समस्या होनी चाहिए थी और हर नॉन मांगलिक व्यक्ति की शादी सफल होनी चाहिए थी। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में मांगलिक योग है, फिर भी वे बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो मांगलिक नहीं हैं, फिर भी विवाह में संघर्ष कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कहानी केवल मंगल ग्रह की नहीं है। कहानी में कुछ और पात्र भी हैं और वो इतने ही महत्वपूर्ण हैं और शायद उनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर केवल मंगल ग्रह नहीं तो फिर असली रिपोर्ट कार्ड क्या है? शादी की वास्तविक सफलता कौन तय करता है? यहीं से दिलचस्प बात शुरू होती है, क्योंकि अगले अध्याय में हम उस रिपोर्ट कार्ड को डिटेल में समझेंगे, जिसे देखे बिना किसी भी विवाह पर अंतिम निर्णय नहीं देना चाहिए। अगले भाग में मैं आपको शादी का असली रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा और जब आप उसे समझ लेंगे तो शायद मांगलिक योग को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। अब तक हमने एक महत्वपूर्ण बात समझी, केवल मांगलिक या नॉन मांगलिक होना पूरी कहानी नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर केवल मंगल ग्रह फैसला नहीं करता तो फिर करता कौन है? इसका उत्तर समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा परीक्षा देकर आया है। अब क्या हम केवल मैथ्स के नंबर देखकर यह तय कर सकते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है या बहुत कमज़ोर? नहीं, हम पूरा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। मैथ्स कैसी है, साइंस कैसी है, इंग्लिश कैसी है, बाकी विषय कैसे हैं, और फिर ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं। ठीक यही बात विवाह पर भी लागू होती है। शादी का फैसला भी केवल एक ग्रह देखकर नहीं किया जाता, उसका भी एक पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है। और यही वह बात है जो बहुत से लोगों को कभी समझाई ही नहीं जाती। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ वह मांगलिक योग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में विवाह को समझने के लिए कुछ मुख्य स्तंभ देखे जाते हैं। सबसे पहला, सप्तम भाव। इसे विवाह और साझेदारी का भाव माना जाता है। यह बताता है कि रिश्तों को निभाने की क्षमता कैसी हो सकती है। उसके बाद देखा जाता है सप्तमेश, अर्थात सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसका मालिक कमजोर हो तो तस्वीर बदल सकती है। इसके बाद पुरुष की कुंडली में शुक्र देखा जाता है और महिला की कुंडली में गुरु देखा जाता है, क्योंकि ये दोनों विवाह के प्राकृतिक कारक, नेचुरल कॉजेटिव माने जाते हैं। और फिर आती है नवमांश कुंडली। कई अनुभव ज्योतिषी इसे विवाह का डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि कई बार जन्म कुंडली एक कहानी दिखाती है, लेकिन नवमांश उस कहानी की गहराई बताती है। अब यहाँ आपको तकनीकी नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बात समझिए, अगर ये मुख्य स्तंभ मजबूत हैं तो मैरिज योग मजबूत माना जाता है, और अगर इनमें कई कमियां हैं तो मैरिज योग कमज़ोर माना जाता है। बस इतना समझना अभी पर्याप्त है। मैंने हजारों कुंडलियों में एक बात बार बार देखी है। बहुत से लोग मंगल ग्रह पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन विवाह के इन मुख्य स्तंभों को देखना भूल जाते हैं और कई बार गलत निर्णय यहीं से शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत रोचक बात आती है। मान लीजिए दो व्यक्तियों की कुंडली में मांगलिक योग है, क्या दोनों के परिणाम एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि मैरिज योग अलग अलग हो सकता है और यहीं से पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अगले अध्याय में हम 4 ऐसी परिस्थितियां देखेंगे जो मांगलिक योग के पूरे विषय को बेहद आसान बना देगी और यहीं से अधिकांश लोगों का भ्रम समाप्त होने लगता है। अब तक आपको 2 बातें समझ में आ चुकी होगी। पहली, मांगलिक योग कोई अंतिम निर्णय नहीं है। दूसरी, शादी का फैसला केवल मंगल ग्रह नहीं करता। अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे सामने 4 अलग अलग कुंडलियां हैं और हमें समझना है कि विवाह के संदर्भ में कौन सी स्थिति कैसी है। तो परिस्थिति नंबर 1, मैरिज योग मजबूत है और मांगलिक योग भी है। यही वह स्थिति है जहां सबसे ज़्यादा लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है मांगलिक योग है मतलब समस्या तो होगी ही, लेकिन जरूरी नहीं। अगर सप्तम भाव अच्छा है, सप्तमेश मजबूत है, पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छा है, महिला की कुंडली में गुरु अच्छा है और नवमांश भी सहयोग कर रहा है, तो ऐसे बहुत से लोगों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती है। हाँ, व्यक्ति थोड़ा जल्दी प्रतिक्रिया दे सकता है, थोड़ा अधिक असर्टिव हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विवाह असफल ही होगा। यानी यहाँ मजबूत मैरिज योग अधिक प्रभावशाली साबित हो सकता है। दूसरी स्थिति यहाँ सामान्य लगती है, लेकिन उसमें भी एक बात छिपी हुई है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मैरिज योग मजबूत है और मांगलिक योग नहीं है। यह स्थिति सामान्य रूप से अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ भी एक बात समझने की आवश्यकता है। अच्छी शादी केवल इसलिए नहीं होती क्योंकि मांगलिक योग नहीं है। अच्छी शादी इसलिए होती है क्योंकि विवाह के मुख्य स्तंभ मजबूत हैं। यानी फिर वही बात, नींव मजबूत है और जब नींव मजबूत होती है तो भवन स्थिर रहता है। अब तक की दोनों परिस्थितियां सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि मांगलिक योग होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रुकिए, अब कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला है। परिस्थिति नंबर 3, अगर मैरिज योग कमजोर है लेकिन मांगलिक योग नहीं है, यहीं पर बहुत से लोगों की सोच बदल जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉन मांगलिक है लेकिन सप्तम भाव कमजोर है, सप्तमेश परेशान है, शुक्र या गुरु सहयोग नहीं कर रहे हैं, नवमांश भी मजबूत नहीं है, तो क्या केवल नॉन मांगलिक होने से शादी अपने आप सफल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। और यही वह सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मेरे अनुभव से बहुत से परिवार नॉन मांगलिक शब्द सुनकर निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन जब पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकलती है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेबल से ज़्यादा महत्वपूर्ण पैटर्न होता है। और चौथी और अंतिम स्थिति बची है और यहीं पर एक अनुभवी ज्योतिषी और सामान्य विश्लेषण के बीच का अंतर दिखाई देता है। परिस्थिति नंबर 4, मैरिज योग कमजोर है और मांगलिक योग भी है। अब यह वह स्थिति है जहां थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 2 बातें एक साथ दिखाई दे रही है। एक तरफ मैरिज योग कमजोर है और दूसरी तरफ मंगल की ऊर्जा भी प्रभाव डाल रही है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में फैसला नहीं किया जाता, पूरी कुंडली को ध्यान से समझा जाता है, क्योंकि हर मांगलिक योग एक जैसा नहीं होता और हर कमजोर मैरिज योग का परिणाम भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत जरूर होती है। तो अब देखो, इन चारों परिस्थितियों के देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। शादी की सफलता या असफलता का फैसला केवल इस बात से नहीं होता कि व्यक्ति मांगलिक है या नहीं, बल्कि पहले यह देखना पड़ेगा कि मैरिज योग कितना मजबूत है और उसके बाद देखा जाता है कि मांगलिक योग उसका कितना साथ दे रहा है या कितनी चुनौती पैदा कर रहा है। और अगर इस पूरे वीडियो से तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वह है, पहले मैरिज योग देखो, उसके बाद मांगलिक योग देखो। अब तक हमने एक महत्वपूर्ण बात समझी। शादी की असफलता या सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि व्यक्ति
मांगलिक है या नहीं। लेकिन अब एक और प्रश्न आता है, क्या हर मांगलिक योग एक जैसा होता है? क्या हर मांगलिक व्यक्ति को एक जैसे परिणाम मिलते हैं? जवाब है नहीं। और यहीं से बहुत से लोगों का डर कम होने लगता है। देखिए, अधिकांश लोग केवल इतना सुनते हैं, आप मांगलिक हैं, और तुरंत घबरा जाते हैं। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि मांगलिक योग है या नहीं। असली प्रश्न यह है कि उसका प्रभाव कितना है, उसकी ताकत कितनी है, और पूरी कुंडली में उसका योगदान कितना है। यहीं पर एक ऐसी बात आती है जो शायद आपको हैरान कर दे। दो लोग समान प्रकार के मांगलिक हो सकते हैं, लेकिन उनके विवाह के परिणाम पूरी तरह अलग हो सकते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोगों के पास बिल्कुल एक जैसी कार है, लेकिन एक व्यक्ति उसे भीड़ भाड़ वाले शहर में चला रहा है और दूसरा खुले हाईवे पर। क्या दोनों को अनुभव एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। कार एक ही है, लेकिन परिस्थितियां अलग है। ठीक यही बात मंगल ग्रह पर भी लागू होती है। मंगल की ऊर्जा समान हो सकती है, लेकिन वह किस भाव में है, किस राशि में है, किन ग्रहों से प्रभावित है, और पूरी कुंडली में उसका क्या योगदान है, ये सभी बातें परिणाम बदल देती हैं। यही कारण है कि दो मांगलिक व्यक्तियों की कहानी भी अलग होती है, और यही वह बात है जो अक्सर लोगों को बताई ही नहीं जाती। उन्हें केवल एक लेबल दे दिया जाता है, मांगलिक, लेकिन लेबल पूरी कहानी नहीं बताता। मैंने अपने अध्ययन में ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में मांगलिक योग था, लेकिन उनका विवाह अत्यंत सफल रहा। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो मांगलिक नहीं थे, फिर भी विवाह में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिष को लेबल की तरह नहीं, पैटर्न की तरह देखिए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर हर मांगलिक योग समान नहीं है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां उसका प्रभाव कम हो सकता है? यही समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहीं से डर की जगह समझ विकसित होती है। और अगले अध्याय में हम उन परिस्थितियों को समझेंगे जहां मांगलिक योग का प्रभाव लोगों की अपेक्षा से काफ़ी कम हो सकता है। यही वह भाग है जहां अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देता हूं कि मैं यहाँ किसी उपाय, किसी टोटके या किसी रेमेडी की बात नहीं कर रहा। मैं केवल कुंडली की प्राकृतिक स्थितियों की बात कर रहा हूँ, अर्थात वे परिस्थितियाँ जो जन्म से ही कुंडली में मौजूद थी। सबसे पहली बात, अगर विवाह का ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड मजबूत है, तो कई बार मांगलिक योग का प्रभाव लोगों के डर जितना दिखाई नहीं देता। यानी फिर वही बात, मजबूत मांगलिक योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब विवाह के मुख्य स्तंभ मजबूत हो तो मंगल की अतिरिक्त ऊर्जा अक्सर संभाली जा सकती है। दूसरी बात, अगर गुरु, शुक्र या चंद्र जैसे शुभ ग्रह अच्छा सहयोग दे रहे हों, तो मंगल की तीव्र ऊर्जा काफ़ी हद तक संतुलित हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी कमरे में बहुत तेज रोशनी हो तो आंखों को असुविधा हो सकती है, लेकिन यदि उस रोशनी को संतुलित करने वाले अन्य स्रोत भी हों तो वातावरण सहज हो जाता है। ठीक वैसे ही अन्य ग्रह भी कई बार संतुलन का कार्य करते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि केवल शुभ ग्रह ही कहानी नहीं बदलते, कई बार पूरी कुंडली का संदर्भ परिणाम बदल देता है। तो तीसरी बात, कई बार मंगल ऐसी स्थिति में होता है जहां उसका व्यवहार सामान्य से अलग होता है। इसलिए केवल मांगलिक शब्द सुनकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि एक अनुभवी ज्योतिषी हमेशा संदर्भ को देखता है, और संदर्भ बदले तो परिणाम भी बदल सकते हैं। चौथी बात, जब दो कुंडलियों का मिलान किया जाता है तो कई बार एक कुंडली दूसरी कुंडली की कमियों को संतुलित कर देती है। यही कारण है कि अनुभवी ज्योतिषी केवल एक ग्रह देखकर निर्णय नहीं देते, उन्हें पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है। उन्हें विवाह के सभी स्तंभों को देखना पड़ता है। उन्हें दोनों व्यक्तियों की
मानसिकता, जीवन दृष्टि और ग्रहों के परस्पर संबंधों को समझना पड़ता है। 27 वर्षों की यात्रा में एक बात मैंने बार बार अनुभव की है। जितनी अधिक कुंडलियां देखता हूं, उतना ही महसूस करता हूं कि ज्योतिष हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि हर कुंडली अलग है, हर व्यक्ति अलग है और हर कहानी एक नया दृष्टिकोण देती है। शायद इसी कारण मैं आज भी स्वयं को एक स्टूडेंट मानता हूँ, एक्सपर्ट इन प्रोग्रेस। अब हम उस प्रश्न के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं जिसके लिए शायद आप यह पूरा वीडियो देख रहे हैं। एक मांगलिक, दूसरा नॉन मांगलिक, क्या शादी हो सकती है? अगर हो सकती है तो किन परिस्थितियों में, और अगर नहीं तो क्यों? अगले अध्याय में हम सीधे उसी प्रश्न का उत्तर देंगे जिसने शायद हजारों परिवारों को वर्षों से उलझा कर रखा है। और वही मैं आपको एक लाइन भी दूंगा जो इस पूरे विषय को हमेशा के लिए सरल बना देगी। अब तक की पूरी चर्चा को एक बात बहुत सरल तरीके से जोड़ते हैं। हमने समझा कि केवल मांगलिक होना पूरी कहानी नहीं है। हमने समझा कि केवल नॉन मांगलिक होना भी सफल विवाह की गारंटी नहीं है। हमने समझा कि विवाह का अपना एक रिपोर्ट कार्ड होता है, और हमने समझा कि हर मांगलिक योग का प्रभाव समान नहीं होता। तो अब वापस आते हैं उसी प्रश्न पर जिसके लिए शायद आप यह पूरा वीडियो देख रहे थे। एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, क्या शादी हो सकती है? याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि अंत में मैं आपको एक ऐसी लाइन दूंगा जो इस पूरे विषय को आसान बना देंगी। अब हम उसी जगह पहुंच चुके हैं और इसका सीधा उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक बात देखनी होगी, दोनों की कुंडली का मैरिज योग कैसा है। अगर सप्तम भाव अच्छा है, सप्तमेश मजबूत है, पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छा है, महिला की कुंडली में गुरु अच्छा है, नवमांश सहयोग कर रहा है और बाकी मुख्य कारक संतुलित हैं, तो मांगलिक योग होने के बावजूद भी शादीशुदा जीवन अच्छा चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई व्यक्ति नॉन मांगलिक हो, फिर भी यदि विवाह के मुख्य स्तंभ कमजोर हों, तो केवल नॉन मांगलिक होना विवाह की सफलता सुनिश्चित नहीं करता। यही कारण है कि अनुभवी ज्योतिषी केवल एक योग देखकर निर्णय नहीं देता। वह पूरी तस्वीर देखता है, पूरे पैटर्न को समझता है, पूरे संदर्भ का विश्लेषण करता है। और अगर इस पूरे वीडियो से आपको केवल एक लाइन याद रखनी है तो वह लाइन यह है, पहले मैरिज योग देखो, फिर 36 गुण देखो और उसके बाद मांगलिक योग देखो। एक बार फिर सुन लीजिए, पहले मैरिज योग देखो, फिर 36 गुण देखो और उसके बाद मांगलिक योग देखो। यही सही क्रम है और शायद यही वह बात है जो अधिकांश लोगों को कभी बताई ही नहीं जाती। अब वीडियो की शुरुआत का दूसरा सवाल भी हल हो गया है। अगर केवल मांगलिक योग ही सब कुछ तय करता है तो मैरिज योग देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन वास्तविकता यह है कि मांगलिक योग पूरी कहानी का केवल एक भाग है, पूरी कहानी नहीं। अब यहाँ मैं अपने अनुभव से एक बात करना चाहता हूँ। पिछले 27 वर्षों में ज्योतिष पर 61 पुस्तकें लिखने की यात्रा में एक बात बार बार सामने आई है, हर कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति अलग होता है, हर जीवन की कहानी अलग होती है। और शायद यही कारण है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। आज भी नई कुंडलियाँ नया दृष्टिकोण देती है। आज भी कोई नई कुंडली मुझे ऐसा एंगल दिखाती है जो पहले कभी मैंने नहीं देखा। इसलिए मैं किसी एक नियम को अंतिम सत्य नहीं मानता। मैं ऑब्जर्वेशन को महत्व देता हूँ, अनुभव को महत्व देता हूँ और सबसे अधिक सीखने को महत्व देता हूँ। और मैं यहाँ आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपका भरोसा जीतने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात इसलिए मानें क्योंकि मैंने कहा है। मैं चाहता हूँ कि आप समझें, सोचें, परखें और फिर स्वयं निर्णय लें, क्योंकि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, स्पष्टता देना है। तो अगली बार अगर आपसे कोई कहे मांगलिक है, शादी मत करो, तो तुरंत डरिए मत और तुरंत निर्णय भी मत लीजिए। पहले पूरी तस्वीर देखिए, पहले सप्तम भाव देखिए, सप्तमेश देखिए, शुक्र और गुरु देखिए, नवमांश देखिए
36 गुण देखिए और उसके बाद मांगलिक योग देखिए, क्योंकि हर मांगलिक व्यक्ति की शादी खराब नहीं होती और हर नॉन मांगलिक व्यक्ति की शादी शानदार नहीं होती। इसलिए लेबल देखकर नहीं, पूरी कुंडली देखकर निर्णय लीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके परिवार, रिश्तेदार या जान पहचान में कभी कोई ऐसा रिश्ता आया है जो केवल मांगलिक शब्द की वजह से रुक गया हो? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ मांगलिक लिखकर जरूर बताइए। मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में 36 गुण मिलान का पूरा सच, अष्टकूट मिलान, 18 गुण क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसमें 36 गुणों में वास्तव में सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से गुण डालते हैं, यह सब बहुत आसान भाषा में समझाऊं, तो कमेंट में 36 गुण जरूर लिखिए। एक और बात, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भी कमेंट कीजिए। अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि सीखना सिर्फ सहमति से नहीं होता, चर्चा से होता है। और आपकी बातें मुझे भी बेहतर विद्यार्थी बनाती हैं। अगर इस वीडियो ने मांगलिक योग को लेकर आपके मन का कोई भ्रम दूर किया हो और आपको ज्योतिष का डर नहीं, समझ के साथ देखने में मदद की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। जब आपका भरोसा बने तब जुड़िए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक याद रखिए, ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, सही निर्णय लेने में मदद करना है। जय श्री राम।